नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 35 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो क्या है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोल सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, आज का टॉपिक होने वाला है और बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें भी जो पहली हिंट डालो वो क्या डालो, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाफट क्या डालो हेडिंग, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। आज करेंगे कैसे, आज हमारा जो मेथड रहेगा पढ़ने का, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा और मैं लिखूंगा कम और डायग्राम ज़्यादा बनाऊंगा और मैथमेटिकल पार्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम आगे को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाली आपने, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है कि मतलब बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हुआ और ये बाउंड्री कंडीशन आई क्यों। देखो अभी तक हमने क्या करा, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से डिफरेंट टाइप के शेप, या भी बोल सकते हैं सिलेंडर के कारण, या बोल सकते हैं स्फीयर के कारण, या बोल सकते हैं प्लेट के कारण, या प्लेन सेट के कारण क्या करा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया था, फाइंड किया था। और हमने एक चीज देखी थी कि जब भी हम किसी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक वॉल्यूम है, अगर मेरे पास कोई एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल की बाउंड्री क्या है, फुटबॉल का सरफेस। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, जब भी मैं किसी सरफेस को पार करता हूं, सरफेस का मतलब बाउंड्री, यहाँ पर बाउंड्री का मतलब क्या है, किसी सरफेस से है। तो जब भी मैं किसी सरफेस के एक ओर से दूसरी ओर जाता हूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चेंज होता है। ऐसा हमने अभी तक डिस्कस किया है। वैसे मुंह से तो नहीं बोला है, लेकिन अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो आपने हर जगह पाया होगा कि जब भी हमने क्या करी है, बाउंड्री क्रॉस करी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया है, चेंज आया है। देखो फॉर एग्जांपल, जब हम क्या कर रहे थे, किसी स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। ये क्या था, मेरे पास एक स्फेरिकल सेल था और ये क्या है, इसकी बाउंड्री है इस सेल की, और लेट अस से इस बाउंड्री पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कुछ और आया था, और जब हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कुछ और आया था। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। और इनसाइड और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो सेम नहीं थे। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो फटाफट जो हमारा पन्ने है, पन्ने पलटो और पन्ने पलट कर देखो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। अंदर का तो याद है, अंदर कितना था, 0 था, और बाहर कुछ था लेकिन सेम नहीं था। यानी बाउंड्री को जैसे हमने क्या किया, क्रॉस किया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया, चेंज आया। एक चीज और देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, कुछ इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेट है यूं करके, या इनफाइनेटली स्प्रेड प्लेन, लॉन्ग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट बोल दो। अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इन सब की, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है। अगर मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, 3 पॉइंट बोल दिए मैंने, ए बी सी बोल दिए, तो इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अलग अलग था या नहीं था। देखो जब मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं थे। यानी जैसे मैंने क्या किया, ये क्या है, एक बाउंड्री है, ये क्या है, एक यहां पर प्लेन शीट है। जैसे मैंने इस प्लेन शीट नामक बाउंड्री को पार किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया ना। अब हमारा एम है कि जब भी हम किसी एक जनरल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ये दो बाउंड्री कैसी थी, एक स्पेशल केस थी, ये क्या थी, एक स्फीयर की बाउंड्री थी, ये क्या थी, एक प्लेन शीट थी। अगर मैं एक इन जनरल बात करूं तो अब हमारा एम रहेगा कि जब भी मैं किसी एक बाउंड्री को पार करूंगा, बाउंड्री का मतलब यहां पर समझ में आया क्या है, कोई भी एक सरफेस जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, उसे हम क्या करेंगे, एज ए बाउंड्री यहां पर ट्रीट करेंगे। और जैसे ही मैं उस बाउंड्री को क्रॉस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, ये निकालना क्या है, हमारा अब एम है। और इसी चेंज को के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। क्लियर है बात। नाउ आवर एम टू फाइंड, तो लिख के चलो, तो ये डायग्राम बना दो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो रहने दो, अगर समझ में नहीं आया तो क्या करो, एक बार इसको, इस डायग्राम को बना दो। फिर इसके नीचे लिखो यहाँ पर, नाउ आवर एम टू फाइंड हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। तो ऐसे लिखो, इन दिस लेक्चर, इन तो लिखा ही देता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा था ऐसे इसको स्किप कर दूंगा, सीधे मुंह से बोल दूंगा, लेकिन लिखा देते हैं। ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी न हो। इन दिस लेक्चर वी विल, या फिर इन दिस लेक्चर आवर एम will be
will we find out will we find out how electric field will change when we cross any surface having surface charge density sigma, surface charge डेंसिटी सिग्मा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देखने की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक कोई ऐसे अज्यूम कर लो, कोई भी एक सरफेस अज्यूम कर लो इस तरीके से, कोई एक स्पेसिफिक सरफेस अज्यूम नहीं कर रखा है, कोई भी रैंडम, माना हमारे पास क्या है, चुन्नी है, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं उनकी चुन्नी होती है, जो लड़के उनका रुमाल होता है, ऐसे उसको लहराओ, वो क्या है, एक सरफेस है या नहीं है। तो इस तरीके से क्या बोल दिया हमने, एक सरफेस बोल दिया। या फिर हमारे देश का जो झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, वो भी क्या है, एक टाइप का सरफेस है। तो दिस इज अवर सरफेस, और इस सरफेस में क्या है, कुछ चार्ज इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी अज्यूम कर ली हमने, सिग्मा अज्यूम कर ली, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इस तरीके से, ओके। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ये क्या है, कोई एक सरफेस है, ये चीज क्या है, सरफेस है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो इस सरफेस के, ये सरफेस है इस तरह इसका, और इस सरफेस के जस्ट अबव, यानी कहां पर, कहीं इस पॉइंट पर, अगर मैं जस्ट अबव की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके जस्ट अबव की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर, तो दिस इज सरफेस, ये सरफेस ऐसे है, इसके जस्ट अबव इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अज्यूम कर लिया हमने, ई अबव, ई ए अज्यूम कर लिया, ई ए वेक्टर। इस सरफेस के जस्ट ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कितना है, ई ए है। और इस सरफेस के जस्ट बिलो, इस सरफेस के जस्ट बिलो, अब बिलो का मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, डेडस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर है। तो दिस पॉइंट इज, यहां बोल सकते हैं दिस इज, यहां पे ये पॉइंट कौन सा है, यहां पर हमने क्या फाइंड कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिलो द सरफेस। ये क्या निकाल रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिलो द सरफेस। और ये क्या फाइंड कर रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द सरफेस। नाउ इन दोनों में जो क्या होगा, चेंज होगा, यानी जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाऊंगा, यानी मैं जस्ट बिलो से कहां जाऊंगा, जस्ट अबव में जाऊंगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, ये जो इक्वेशन हमको बताएगी, उसी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री कंडीशन बोल देंगे। सो वी वांट टू फाइंड, मींस वी वांट टू फाइंड ई अबव वेक्टर माइनस ई बिलो वेक्टर। ये क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं इसके यहां पर जो आने वाला है उसे लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर बात आपको ना। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ देखो एक चीज हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ हाउ विल फाइंड दिस, तो अगला ऐसे पॉइंट लिखो, नाउ हाउ वी विल फाइंड दिस, जो हमने यहां पर लिखा है, इस चीज को, जो हमारा एम है, उस एम को हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे। देखो, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, hence we can write it in terms of its component. One component is parallel, perpendicular to surface, called perpendicular component of electric field, and other component is parallel to the surface। ये क्या लिखा हमने, कॉल्ड परपेंडिकुलर है, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर टू द perpendicular component of electric field and other component is parallel to the surface called parallel component
कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। देखो क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तब मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं। वन कंपोनेंट इज अलोंग द, या फिर बोलते हैं पैरेलल टू द दिस सरफेस, एंड अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहूं, अगर मैं अज्यूम करूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे है, कुछ इस तरीके से है। देखो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है यानी अबव द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है EA है वो कुछ इस तरीके से है, मैं सिर्फ EA की बात कर रहा हूं ना। इसे मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं। वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस। ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, विच इज वी से दैट EA परपेंडिकुलर, यानी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड above the surface and which is perpendicular to the surface and other one is parallel to the surface। ये वाला कौन सा होगा, parallel to the surface होगा, यानी क्या आ जाएगा EA parallel आ जाएगा। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं EA parallel प्लस EA perpendicular इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल यहां पर EA आ जाएगा। क्लियर है बात? तो EA पैरेलल प्लस EA परपेंडिकुलर इक्वल टू EA। आप यहां से भी देख सकते हो, वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा इस तरीके से। सिमिलरली जो मेरे पास बिलो वाला है उसको भी क्या कर सकता हूं मैं, दो कंपोनेंट में इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। नाउ अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, सेपरेटली पहले ये देखूंगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है सरफेस को पार करने पर। फिर मैं सेपरेटली ये देख लूंगा कि पैरेलल कंपोनेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है इस सरफेस को पार करने पर। फिर दोनों को लास्ट में क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलो। नाउ वी विल फाइंड, for simplification at first we will find how perpendicular component of electric field change दैट इज, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, दैट इज वी वांट टू फाइंड, दैट इज कि EA परपेंडिकुलर, E अबव परपेंडिकुलर माइनस E बिलो परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले हम ये फाइंड करेंगे। देन वी विल फाइंड हाउ पैरेलल कंपोनेंट आर चेंजिंग, यानी नीचे से ऊपर जाने पर जो पैरेलल कंपोनेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, फिर हम ये फाइंड कर देंगे। इसका मतलब क्या फाइंड करेंगे हम कि E पैरेलल अबव माइनस E पैरेलल बिलो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देन वी कंबाइन बोथ टू फाइंड EA वेक्टर माइनस EB वेक्टर। तो EA वेक्टर माइनस EB वेक्टर, यानी ये चीज निकालने के लिए जो मुझे निकालना है अल्टीमेटली, इन दोनों क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में ये उतना यूजफुल नहीं होता है, जो हम लास्ट में निकालेंगे यूजफुल कौन होते हैं, ये दो होते हैं। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरीके से चेंज होगा और पैरेलल कंपोनेंट किस तरीके से चेंज होगा, यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या क्वांटिटी आएगी, वही हमारा क्या है आज का एम है, यानी वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लास्ट में ये भी फाइंड करेंगे, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितने इंपॉर्टेंट ये दो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगी, जो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी यहां पर जो आंसर आएगा ये क्या है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी यहां पर हम कुछ न कुछ लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन फॉर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले अब एक एक करके फाइंड करें इनको। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, बाउंड्री कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं पर लिख दूं, ऐसे हैशटैग करके नाम लिखो, या फिर फर्स्ट लिखो इस तरीके से, बाउंड्री कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लिख दिया ऐसे हेडिंग। ओके, अब देखो, अभी हमने यहां पर क्या बोला था, किसी प्लेन के ऊपर नीचे जाने पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहेंगे, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। क्यों ना हम अपने
जो कैलकुलेशन है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक ऐसा सरफेस यहां पर अज्यूम करें जो क्या हो, सिंपलेस्ट हो। तो लेट मी अज्यूम हियर ए सिंपलेस्ट प्लेन हैविंग चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर लिखो लेट मी कंसीडर हियर ए सिंपलेस्ट प्लेन शीट, सिंपलेस्ट सरफेस, ऐसे लिखो सिंपलेस्ट सरफेस, और जो क्या होगी दैट इज प्लेन शीट। इससे सिंपल क्या हो सकता है, दैट इज प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जो कि निम्नवत चित्र में दिखाया गया है। ओके, फॉलोइंग फिगर। तो कुछ ऐसा है मेरे पास। तो ये क्या है, इस तरीके से एक फाइनाइट एक प्लेन शीट है यूं करके। ओके, ऐसे कुछ है, फाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेन शीट है, ऐसे अज्यूम करो। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से कुछ चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। और अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमें क्या निकालना है कि माना यहां से जस्ट अबव, माना इस पॉइंट पर, ये क्या है, जस्ट अबव, यानी यहां पर क्या निकालना है हमको, ई अबव परपेंडिकुलर निकालना है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अज्यूम कर लो कि यहां पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई ए परपेंडिकुलर है, और इसके जस्ट बिलो का मतलब, अगर मैं डेडेस से दिखाऊं, डेडेस का मतलब उसके अंदर ऐसे देखने दिखेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बिलो। तो जस्ट बिलो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द सरफेस, यानी E परपेंडिकुलर B फॉर बिलो एंड A फॉर अबव, ठीक है। यहां पर A का मतलब अबव है और B का मतलब बिलो है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखा मैंने यहां पर, दिस इज E बिलो परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे पास, E अबव परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी फाइंड क्या करना है हमको कि E बिलो या फिर E अबव परपेंडिकुलर माइनस E बिलो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, E परपेंडिकुलर अबव निकाल दो, फिर E परपेंडिकुलर बिलो निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हमको गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेन शीट है, और किसी प्लेन शीट के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक गॉसियन पिल बॉक्स बनाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट पढ़ा था कुछ ऐसे, एक हमने क्वेश्चन लिया था, और उसमें हमने कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर उसके इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड किया था। तो सेम केस यहां पर भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले इसे मिटाऊं मैं, इधर देखते हैं, ठीक है, कुछ जगह चाहिए मेरे को, तो इसे मिटा लेता हूं, ठीक। तब तक आप इसे नोट करो। ओके, यहां पे लिखो टू फाइंड, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, टू फाइंड ई ए परपेंडिकुलर एंड ई बी परपेंडिकुलर लेट मी ड्रॉ ए गॉसियन पिल बॉक्स एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जैसा कि निम्नवत चित्र में दिखाया गया है। ओके ना, अब देखो, अब ये क्या है, एक प्लेन शीट है। हमने पढ़ा था कि इस प्लेन शीट को मैं फॉर थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे दिखा सकता हूं। अगर मैं एक कॉपी के हेल्प से दिखाऊं आपको, इसे से दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये है, ये क्या है, एक प्लेन शीट है, और जब इस प्लेन शीट को मैं ऐसे रखूंगा तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, ये वाली लाइन दिखेगी। तो इसको मैं सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन है वो प्लेन, लेकिन आपको दिख कौन सा रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक सिंपल लाइन से भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो ये प्लेन शीट है इसको क्या कर दिया, एक सिंपल लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज माई प्लेन शीट। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो ये है सेम है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इस तरीके से इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमने बोल दिया। उसके चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। इसके जस्ट अबव यानी कहीं इस पॉइंट पर, और इसके जस्ट बिलो यानी कहीं इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा, ठीक है। दिस इज ई अबव परपेंडिकुलर, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहां की ओर होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक ध्यान देना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अबव और जस्ट बिलो हमें डायरेक्शन क्या लेनी है, सेम लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान खोल के सुनना। अगर आप यहां पर वैसे अनुमान लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी, इधर की ओर होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे डायरेक्शन हमने यहां ले रखी है वही डायरेक्शन हमें यहां भी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, ऐसे लेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है बस इसको दिमाग में बैठा लो कि जब भी आप यहां पर जस्ट अबव और जस्ट बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर नियम यहां पर लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है तो कहां की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं लिखना है, ठीक है, वैसा नहीं लिखना है। जैसा आप दिमाग में सोच रहे हो कि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की ओर, नहीं, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगा। अगर इसको नीचे लिखोगे तो इसको भी नीचे की ओर, और इसको अगर ऊपर तो ये भी कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो दिस इज ई परपेंडिकुलर जस्ट बिलो हो गया। ओके, यही तो मुझे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक गॉसियन पिल बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बना दो, इस तरीके से बनाते हैं गॉसियन पिल बॉक्स। ओके, ये बन गया गॉसियन पिल बॉक्स, यूं करके बना, नहीं बना, अभी नहीं बना। ठीक है, इस तरीके से बनाओ, फिर ये कुछ, फिर ऐसे कुछ, फिर इसको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ। गलत बन गया, एक मिनट हम वेट करो, इसको इधर कर मिला दो, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। ठीक है, बन गया गॉसियन पिल बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से क्या बना दिया मैंने, एक तरीके से गॉसियन पिल बॉक्स बना दिया। और इसमें कितने फेस हैं आप, टोटल 6 फेस है। देखो इसको क्या बोलते हो, ऊपर वाले को, तो दिस इज फेस 1। तो ये क्या है मेरा, ये जो है वो क्या है, फेस 1 है। और ये क्या है मेरा, फेस 2 है। और जो इधर की ओर है ये क्या है मेरा, फेस 3 है। जो इधर की ओर है वो क्या है मेरा, फेस 4 है। जो पीछे की ओर है ऐसे दिखा दो, दिस इज फेस 5। और जो सामने की ओर है वो क्या हो जाएगा मेरा, फेस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फेस 6 हो जाएगा। और ऐसा अज्यूम कर रहा हूं जो गॉसियन पिल बॉक्स मैंने यहां पर लिया है, इसकी जो हाइट है, यहां बोल सकते हैं ये जो चीज है ये कितना है, इसका एप्सिलॉन है। ये हाइट कितनी है, एप्सिलॉन, एनी कांस्टेंट, एनी स्मॉल कांस्टेंट, एंड दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। जो एप्सिलॉन है वो क्या है, बहुत छोटा है, यानी टेंड्स टू 0 है, यानी 0 के क्या है, बहुत नजदीक है। यानी जितना मोटा आपको यहां पर दिख रहा है ना, उतना मोटा नहीं है। यानी देखो हमने जब अभी हम भाषा में जब हम बोल रहे हैं, जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट अबव और जस्ट बिलो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अपने आप ही जो मेरे पास गॉसियन पिल बॉक्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही थिन होगा, होगा नहीं होगा, बहुत थिन होगा। यानी उसका मतलब जो एप्सिलॉन होगा वो किसके टेंस टू होगा, 0 की ओर क्या करेगा, टेंस करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अभी ये यूज होगा। और अज्यूम करो कि जो ऊपर किसी सरफेस है, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माय गॉसियन सरफेस, तो अगर ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया कितना मान लो, a मान लो, यानी सरफेस 1 जो है उसका सरफेस एरिया कितना है, 1 है। और जो सरफेस 2 है उसका सरफेस एरिया भी कितना है, a है। दोनों का सरफेस एरिया का सेम होगा। और वो कितना है, दोनों का सरफेस एरिया a हमने क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं कि डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ, होता है। एक चीज हमको पता है, फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या पता होता है, फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट वी ऑफ डी टाउ ओवर ए वॉल्यूम वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस ई डॉट एन कैप इंटू कितना होता है, डी एस होता है। होता है नहीं होता है, ऐसा होता है, आंसर है हाँ, होता है। ओके, नाउ एक काम करो फिर, ये क्या है मेरे पास, ये वी कैसे है, ये ई होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ई होगा। नाउ ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई है। तो उस डाइवर्जेंस ऑफ ई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ, लिख सकता हूँ। तो लिख दो, फिर लिख सकता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू, वैसे इसको पेन लिख दूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस। हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस वी, या फिर सॉरी ओवर ए वॉल्यूम वी, ये कितना आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया, ये डी टाउ आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया। एंड दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज
ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, और ये चीज क्या हो जाएगी, दिस थिंग इज रो इंटू डी टाउ का इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम v, दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस सरफेस s। ठीक है, तो टोटल चार्ज यानी क्यू इनक्लोज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है हमारा गॉस लॉ है या नहीं है ना, इसका क्या कर देंगे अब हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, ये मिट गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है एस है, ठीक, इस तरीके से एस। ओके, तो दिस इज अवर गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ क्या कर दो, इस पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। देखो कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। देखो देखो अब यहाँ पर टोटल कितनी सरफेस है, सरफेस पर निकालना है, टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, तो हर सरफेस के लिए निकाल दो। फिर क्या कर दो, इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये चीज, ये क्या है, टोटल सरफेस है, टोटल एस, और ये सरफेस एस, अगर मैं इसको सरफेस एस बोलूं, कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में डिवाइड है, यानी कितने सरफेस है यहाँ पर, 6 सरफेस है, तो कितना हो जाएगा ये, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट एन कैप। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो अज्यूम कर लें, तो इस तरीके से बोल दो कि दिस वन इज माई एक्स एक्सेस, या फिर इसको क्या बोल दो वाई एक्सेस, और इसको क्या बोल दो जेड एक्सेस, और इसको क्या बोल दो एक्स एक्सेस। ठीक है, इधर की ओर क्या है एक्स एक्सेस है, और इधर की ओर क्या है वाई एक्सेस है, और इधर की ओर क्या है हमारा जेड एक्सेस है। ऐसा है या नहीं है, अगर ऐसा है तो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस 1 जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड कैप हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड कैप, और इंटू कितना आ गया, ये ds आ गया। ऐसा हुआ नहीं हुआ, फिर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर अगेन इंटीग्रेशन ओवर अलोंग ए सरफेस 2, एंड दिस इज ई डॉट एन कैप अलोंग द सरफेस 2, दिस इज सरफेस 2, और कहां की ओर है यूनिट वेक्टर, माइनस जेड डायरेक्शन में। ध्यान देना किस डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का जेड कैप, और इंटू कितना आ गया, ये ds आ गया, एंड फिर अगेन प्लस, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 अलोंग 3 ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो दिस इज ई डॉट, ये किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन को माइनस वाई, कितना आ जाएगा ये माइनस का वाई कैप, और इंटू कितना आ जाएगा ds आ जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन अगेन दिस इज ई डॉट, दिस वन इज किस डायरेक्शन होगा, कहाँ है ये E4, यानी सॉरी फोर्थ सरफेस कौन सी है, ये वाली है, यानी किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा ये वाई कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, फिर प्लस, फिर अलोंग फिफ्थ, तो दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट, और कहाँ की ओर है फिफ्थ हमारा, पीछे की ओर है, यानी किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स, कितना आ जाएगा ये माइनस एक्स कैप, और इंटू कितना आ जाएगा ds आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर अलोंग सरफेस 6, दिस इज ई डॉट, और ये कहाँ की ओर है, आगे सामने की ओर, यानी किस डायरेक्शन में, एक्स कैप डायरेक्शन में, और इंटू कितना आ गया ये ds आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज का मतलब कितना हुआ, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना क्या है, इनक्लोज है। टोटल कितना चार्ज इनक्लोज होगा, देखो ये क्या है, एक सरफेस है, यानी कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और ये एरिया कितना एरिया उसके अंदर बाउंड है, जितना एरिया इस ऊपर वाले का है, यानी कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ, देखो कुछ ऐसा था ना मेरे पास, ये चीज था, ये मेरे पास सरफेस है, और इस सरफेस का कितना एरिया कवर है, इतना एरिया तो कवर है, और ये जो एरिया है वो कौन सा वाला है, एरिया ए है। ठीक है, ये जो एरिया यहाँ पर है वो कौन सा है, एरिया ए है। तो इस एरिया ए में जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, सिग्मा ए, और अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके ना, इतना करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये क्या है मेरे पास, दिस वन इज एप्सिलॉन, एंड एज वी कंसीडर कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है, 0 है। अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है तो जो साइड वाले एरिया हैं, कौन से वाले, जो एरिया नंबर 3 है, एरिया नंबर 4 है, एरिया नंबर 5 है, एंड एरिया नंबर 6 है, उनका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा। ध्यान सुनना बात को, कि एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, जो थिकनेस है उसकी वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है, तो उसका एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 एंड सरफेस 6 से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या बोल सकते हैं उस फ्लक्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लक्स तो लिखे हैं मैंने, ये सब क्या लिखे हैं, फ्लक्स लिखे हैं, बिकॉज ई डॉट ds ये क्या होता है, फ्लक्स तो होता है ना, तो दिस थिंग इज फ्लक्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी एज सिंस, तो ये जो क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं, तो दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएंगे हमारे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया, या बोलते हैं 0 फ्लक्स, या फिर नेग्लेक्ट बिकॉज सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0।
बिकॉज जो एप्सिलॉन है वो क्या है, टेंस टू 0 है, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 0 हो जाएगा। अगर लगभग 0 है यानी उसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर है बात ना। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहां पर वाला कॉन्सेप्ट यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहां पर E और ds के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ऐसा है या नहीं है, बिकॉज हियर E इज इन दिस डायरेक्शन एंड आवर एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, 90 एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और ये सही भी है, ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन यहां पर हमारे जो सरफेस ले रखी है वो एक स्पेशल टाइप की और सिंपलेस्ट सरफेस ले रखी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सरफेस हमको ऐसी ही देखने को मिले, और बार मुझे सरफेस ऐसे उबड़ खाबड़ वाली देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम पर इस तरीके से सोचना क्या रहेगा हमारा, अच्छा नहीं रहेगा। तो सोचना किस तरीके से सोचेंगे कि हमारा जो एप्सिलॉन है वो बहुत छोटा है। अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो सरफेस एरिया बहुत छोटा हो जाएगा। सरफेस एरिया के बहुत छोटे होने से उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, या बोल सकते हैं लगभग कितना होगा, 0 होगा। इसलिए ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बचे कौन से, ये दो बचे, तो इनको लिख दो जो बचे। तो दिस इज अलोंग 1, तो दिस विल बी मेरे पास क्या आ गया, ई डॉट, दिस इज जेड कैप इंटू कितना आ गया, ds, फिर प्लस कितना आ गया, दिस इज along surface 2 and this is E dot, this is माइनस का z कैप इंटू ds and this is इक्वल टू सिग्मा a अपॉन कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके ना, अब ये क्या है मेरे पास, सरफेस 1, तो सरफेस 1 का मतलब क्या हुआ, ये चीज हुआ, यानी दिस थिंग, यानी EA। एक चीज और, अब ध्यान सुनना बात को, कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फाइंड किया है, और मैंने गॉसियन सरफेस का जो ये वाला सरफेस है मैंने इतना ऊपर बना दिया है, जो कि मैंने गलत बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में मेरे को सरफेस की जो थिकनेस है वो इतनी बनानी चाहिए थी, जिन दो पॉइंटों के बीच मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जो सरफेस है ऊपर वाली, ये इससे पास होकर जानी चाहिए थी, ऐसे करके, तभी मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा होता। ठीक है, ये तो नियम है ना, लेकिन मैंने इतना बड़ा बनाया ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में बैठा लेना, या जब आप बना रहे हो तब ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये जो सरफेस है ऊपर वाली, उसको किससे होकर पास करना, जिस पॉइंट पर आपने ये EA लिख रखा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस EA को ऊपर ले जाओ, यहाँ रख दो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उस सरफेस के साथ हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये नीचे बना दिया, ये सरफेस ऊपर है। ठीक, ये सरफेस इस बिंदु से होकर ही जा रही है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु से होकर इस सरफेस को गुजारता ना, तो ये बहुत ही पतला बन जाता मेरा, और आपको समझाने में मेरे को क्या होती, कठिनाई होती। ठीक है, और आपको दिख भी नहीं पाता। ठीक है, जूम का तो ऑप्शन नहीं है। ओके, तो मतलब आपके पास है, लेकिन फट जाएगी ना, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो उतने अच्छे पिक्सल नहीं आते उसमें। ठीक, चलो उसमें छोड़ो, समझ में आ रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, अब देखो फिर, तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, EA परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, EA परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन क्या है उसकी, जेड कैप है, क्योंकि ऊपर की ओर है। डायरेक्शन क्या है उसकी, जेड कैप है, दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर की ओर जेड कैप है, तो डॉट कितना आएगा, जेड कैप आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ds, फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो, तो दिस इज सरफेस 1 एंड सरफेस 2। अगेन ये क्या है मेरे पास, दिस वन इज E बिलो परपेंडिकुलर, सॉरी वेक्टर क्या आएगा, E बिलो परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन कहां की ओर है, इसकी डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। डॉट कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का जेड कैप आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, ds, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा a अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखो जेड कैप 1 हो जाएगा, तो EA परपेंडिकुलर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो EA परपेंडिकुलर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया मेरे पास, सिंपल ds, फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अगेन जेड कैप 1 हो जाएगा, और EB परपेंडिकुलर बाहर आ जाएगा, एंड दिस थिंग इज, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज ds, दिस इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, a हो गया, और ये भी कितना हुआ, a हुआ, 1 ही हुआ। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो दिस इज DA परपेंडिकुलर a माइनस DB परपेंडिकुलर a एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखो a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास है, EA परपेंडिकुलर माइनस EB परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होता, कि जब सरफेस को पार करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता, यानी यहां पर कितना आता, आंसर 0 आता। लेकिन यहां पर आंसर क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब कि यहां पर लिखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not continuous and this is boundary condition for perpendicular component of electric field and which is most important, very important। कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है और कभी कभी इससे रिलेटेड
क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्या है अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओके, अगर मैं कभी ये बोल दूं इफ अवर सरफेस इज चार्ज फ्री, या फिर बोलते हैं इफ सिग्मा इज जीरो। सिग्मा जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, देन तो क्या हो जाएगा बताओ, देन सिग्मा ए परपेंडिकुलर माइनस सिग्मा बी परपेंडिकुलर इक्वल टू जीरो। तब इस केस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस केस में कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या बोल सकते हैं उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन अगर मेरा सिग्मा जीरो है तब वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो किसकी कहानी होगी मेरे पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी होगी ना। अब फटाफट बात करते हैं किसकी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्या होगा, चेंज होगा जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द एनी सरफेस। क्लियर है बात। ओके, तो ये नोट करो, इसको ऐसे कहीं पर टैटू करा लो तभी याद होगा ये। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, जन्म जब तक आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रहोगे ये चीज आपके साथ रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ओके, देखो अब बात करें किसकी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा है वो क्या है हमारा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्या होगा, चेंज होगा जब मैं जस्ट अबव और जस्ट बिलो द सरफेस जाऊंगा। ये मिटा दूं इसको मैं। ठीक है, ओके, देखो अगेन यहां पर क्या अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है और उसके जस्ट अबव और जस्ट बिलो क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो दिस इज माई सरफेस एंड जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। ओके, नाउ दिस इज जस्ट अबव और दिस इज जस्ट बिलो। लेकिन कौन सा कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल कंपोनेंट, यानी दिस वन। लेट अस से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई ए पैरेलल, यानी ई अबव पैरेलल, या फिर बोलते हैं दिस वन इज ई बिलो पैरेलल, यानी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। तो ई बिलो पैरेलल, और इन दोनों में कितना अंतर है ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ना। यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर फाइंड करने के लिए लेट अस अज्यूम ए लूप। यहां पर क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम एक लूप अज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्या अज्यूम कर लो, यहां पर एक इस तरीके से लूप अज्यूम कर लो। ओके, यूं करके इस तरीके से क्या कर लो, यूं करके एक लूप अज्यूम कर लो। तो दिस इज ए लूप विच इज काउंटर क्लॉकवाइज, जो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने कैसे राउंड हो रहे हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज राउंड हो रहे हैं। अज्यूम कर लो ये लेंथ कितनी है इसकी, एल है, ये लेंथ कितनी है, एल है। ओके, ये लूप क्यों हमने अज्यूम कर रखी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ये चीज निकालना है कि ई ए पैरेलल क्या होगा और ई बी पैरेलल क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, या बोलते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेरे पास थिकनेस है इसकी, इसको क्या बोल दो, एप्सिलॉन बोल दो। एंड दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू कितना है, जीरो है, ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है कि दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। और यहां पर जो ई ए परपेंडिकुलर ई ए पैरेलल और ई बी पैरेलल है वो क्या है, जस्ट अबव और जस्ट बिलो द सरफेस है। ठीक है, जितना ऊपर दिख रहे हैं इतना ऊपर नीचे भी नहीं है, ये क्या है, जस्ट अबव, यानी यहीं पर है ये। लेकिन आपको दिखाने के लिए या फिर समझाने के लिए मैंने उसको क्या बना रखा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गैप यहां पर बढ़ा रखा है। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब देखो अब यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंस वी नो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, या बोल सकते हैं हाँ, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, नहीं होता, बताओ। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। और हमें क्या पता है, फ्रॉम कर्ल थ्योरम से क्या पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ओवर सरफेस एस डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, ऐसा कुछ होता है, डॉट डी ए इज इक्वल टू, यहां बोलते हैं एन कैप डी एस बोल दो, एन कैप डी एस, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ ई डॉट डी एल, ऐसा कुछ होता नहीं होता है, होता है। एंड दिस थिंग इज जीरो, ये चीज क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस थिंग क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, तो दिस इज कर्व सी एंड ई डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आता है, हमारा आंसर जीरो आता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी, ये हमने पहले भी क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। तो ये क्या है, एक क्लोज पाथ है,
तो इस पाथ के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटीग्रेशन वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखो जो मैंने पाथ यहाँ पर अज्यूम कर रखा है इसको कितने पाथ में डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 3 पाथ में। इसको क्या बोल दो, पाथ 1, और नीचे वाले को क्या बोल दो, पाथ 2, इसे बोल दो पाथ 3, और इसे क्या बोल दो, पाथ 4 बोल दो। 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा मैंने बोल रखा है। ओके, दिख नहीं रहा तो दिस इज 1 2 3 4। ओके, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, तो दिस इज 1, तो क्या आ जाएगा देखो ये, दिस इज ई डॉट इंटू डी एल आ जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस अलॉन्ग 2, दिस इज अगेन ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। फिर प्लस अलॉन्ग 3, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ई डॉट इंटू डी एल आ जाएगा। फिर प्लस दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग अलॉन्ग 4, ठीक है, चौथे के अलॉन्ग ये है ना। अब देखो फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले के लिए जो मेरे पास ई है वो क्या है, मेरे पास ई अबव है, इस डायरेक्शन में है या नहीं है, इस डायरेक्शन में, तो दिस वन विल बी ई अबव। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ई अबव, इसको लिखो ऐसे, इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व 1, तो दिस इज ई पैरेलल अबव डॉट डी एल, और दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर मैं इसको लाइन एलिमेंट लूंगा तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, डी एल बोल दो, खाली क्या बोल दो, डी एल डॉट डी एल। या फिर अज्यूम कर ले कुछ, तो ऐसा अज्यूम करो कि दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड कैप एक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस वन इज वाई कैप, बिकॉज दिस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है या नहीं है, तो दिस विल बी इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन एंड दिस डी एल इज ऑल्सो इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन। तो कितना आ जाएगा, डॉट माइनस का वाई कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। फिर प्लस कितना आ गया, अलॉन्ग 2, एंड दिस वन विल बी ई बिलो पैरेलल, फिर कितना हो जाएगा, और एक किस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, वाई कैप, सॉरी ये है ना, दिस विल बी अगेन इस डायरेक्शन, यानी माइनस वाई कैप डायरेक्शन, माइनस वाई कैप, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, तो दिस विल बी वाई कैप एंड इंटू डी एल। देखो वाई कैप क्यों लिखा, बिकॉज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर मैं डी एल लूंगा यहाँ पर, वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। फिर प्लस, देखो ध्यान से देखो, अगेन मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि दिस सिग्मा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट मीन दिस लाइन एलिमेंट, या बोलते हैं दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी एल इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, यानी दिस थिंग विल बी नेग्लेक्टेड, यानी इंटीग्रेशन along this path 3 and path 4 will be neglected। ध्यान सुनना बात को कि integration along path 3 and path 4 will be neglected। Why? Because this length, this epsilon which is separation between this point to this point is very very small, is tends to 0। वो क्या है, tends to 0 है। इसका मतलब ये जो मेरे पास, ये दो जो मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, इन्हें क्या कर सकता हूं मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्लेक्ट। वाई, बिकॉज एप्सिलॉन टेंस टू 0, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो क्या है, टेंस टू 0 है। तो यहां पर यही क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो मतलब नीचे को तो क्या है, बहुत आसान काम है। ये क्यों हुआ 0, बिकॉज एप्सिलॉन टेंस टू 0, यानी दिस लाइन एलिमेंट, जो लाइन ये मेरे पास क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। अगर ये छोटी होगी तो अपने आप यहाँ पर डीएल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। या बोल सकते हैं लाइन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस पर्टिकुलर पाथ, वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर वो छोटा है तो ऑब्वियसली बात है ये जो इंटीग्रेशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इट मीन दीज टू इंटीग्रेशन आर नेग्लेक्टेड, यहाँ पे कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दो तो y डॉट वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ई पैरेलल बाहर आ गया, ई ए पैरेलल बाहर आ गया, और डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज ई बी पैरेलल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू और इंटू एल, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एल दोनों ओर से कॉमन आ गया और इधर 0 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई ए पैरेलल माइनस ये क्या आ गया मेरे पास, ई बी पैरेलल, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। कैसा है, कंटिन्यूअस है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग व्हेन वी क्रॉस आवर सरफेस। तो पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, चेंज होता है। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो एक बार दोनों को एक साथ लिख दें। क्या था मेरे पास, ई अबव परपेंडिकुलर माइनस ई बिलो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ई अबव पैरेलल माइनस ई बिलो पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारा आंसर 0 आ गया। ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों कंबाइनली इसे मैं क्या बोल दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइनली इक्वेशन
1 एंड 2 कंबाइनली, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, स्पेलिंग देख लेते कंबाइनली की, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, ई अबव माइनस ई बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। हियर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर मेरे पास सरफेस है तो यूनिट वेक्टर कैसे होगा, जो एन कैप है वो ये है, तो दिस वन ओवर एन कैप, ये क्या है हमारा एन कैप है। ये दोनों क्या होगा जनरलाइज फॉर्म, सॉरी इन दोनों का कंबाइन फॉर्म, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंबाइनली इन दोनों को मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। किधर है बात, ओके। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड सिंस वी नो, यहाँ पे ऐसे लिखो पहले, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता, आंसर है लिख सकता हूँ, ओके। और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का पार्शियल V ओवर पार्शियल N। N क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, अगर ये n क्या होगा, z होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है, और डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर n कैप, ठीक है। अगर z है एंड इफ दिस डायरेक्शन इज z, देन ये क्या हो जाएगा, डेल v ओवर डेल z, और इनटू कितना आ जाएगा, z कैप। लेकिन अगर मैं इन जनरल की बात करूं, मैंने यहाँ पर n ले लिया, तो इसे क्या लिखता हूं मैं, डेल v ओवर डेल n इंटू क्या लिखता हूं, n कैप लिख सकता हूं, ऐसा लिखता हूं, इसका आंसर है हाँ लिख सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, ई अबव निकालूं, ई वेक्टर अबव इज इक्वल टू माइनस का v ओवर माइनस का n कैप क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा। और अगर मैं क्या निकालूं, ई वेक्टर बिलो निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का v ओवर माइनस का n एंड दिस इज n कैप। जो n कैप होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर सरफेस बिलो सरफेस, ठीक है, ये ध्यान देना। और ये क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर बिलो, ऐसा कुछ आ जाएगा। इन दोनों को उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो माइनस का पार्शियल v ओवर पार्शियल n, और दिस वन इज n कैप अबव, फिर कितना का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस दिस इज पार्शियल v ओवर पार्शियल n और n कैप, एंड दिस इज बिलो, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, ठीक है। यानी n कैप से n कैप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल n अबव माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल n क्या आया, बिलो, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ऐसे भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, वेयर v इज पोटेंशियल, जहाँ v क्या है हमारा पोटेंशियल है। तो ये अगेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। ना इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमें कभी कभी पोटेंशियल दिया होता है किसी सरफेस के लिए, और हमें निकालना होता है कि उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो वहां पर ये क्या होता है, यूज होता है। आने वाले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट या बोल सकते हैं इसका यूज क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, बाउंड्री कंडीशन फॉर पोटेंशियल। उससे पहले टाइम कितना हो गया, 48 मिनट, हाँ हो जाएगा, चलो 2-3 मिनट में हो जाएगा। फटाफट लिखो क्या, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन निकालना बहुत आसान है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेन अज्यूम करो कि ये मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से सरफेस है, ठीक है या नहीं है, और इसमें कुछ चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो इसके जस्ट अबव और जस्ट बिलो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो दिस इज जस्ट अबव, माना ये पॉइंट क्या है, ए है यहाँ पर, और यहाँ पर पोटेंशियल है वो कितना है, वी ए बोल दूँ, यहाँ पोटेंशियल कितना है, वी ए है, और इसके जस्ट बिलो कहने वाला इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, बी है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी बी है। और हमें क्या निकालना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो सेपरेशन है ए और बी के बीच का सेपरेशन, यानी जस्ट अबव जस्ट बिलो,
लेट अस से दिस सेपरेशन इज एप्सिलॉन एंड दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है मेरा 0 है। ध्यान सुनना बात को, ये जो मेरे पास ए पॉइंट है ये इसके ठीक नीचे क्या है बी पॉइंट है। इसको ऐसे लेके चलो, अगर मैं ऐसे लेके चलूँ इसी चीज को, जो सेम चीज है इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या है मेरे पास सरफेस है जिसमें कितनी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है VA है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VB है, और ये जो सेपरेशन है इन दो पॉइंटों के बीच का ए और बी के बीच का वो कितना एप्सिलॉन है एंड दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है 0 है। ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अगर मैं ऐसे क्या निकालूं VA माइनस VB निकालूं, क्या निकालूं VA माइनस VB निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का, और क्या आ जाएगा ये B2A आ जाएगा, माइनस का B2A E डॉट DL क्या आ जाएगा E डॉट DL, यानी लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहां से यहां जाना है हमको, ठीक है, ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन, यानी इस पाथ के अलोंग क्या करना है हमको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन है और ऐसा बोल रखा है कि दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 then this integration will be negligible because this path difference is very very small, बहुत छोटा है, यानी टेंस टू 0 है, इसका मतलब दिस थिंग विल बी नेग्लेक्टेड। ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, और टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ गया 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब VA इक्वल टू कितना हो जाएगा VB हो जाएगा। तो दिस इज बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्रॉम हियर वी कैन पास ए कमेंट दैट इज पोटेंशियल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। बताओ, इट इज कंटिन्यूअस। क्लियर है इतनी बात आपको। तो ये क्या होगी हमारी बाउंड्री कंडीशन ऑफ पोटेंशियल होगी। कभी कोई पूछा जा सकता है जब भी हम किसी एक सरफेस को पार करते हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, तो आंसर है कोई चेंज नहीं आता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही रहता है। ठीक, क्लियर बात। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं जस्ट अबव और जस्ट बिलो की बात कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री को पार करते ही ऊपर नीचे में पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देयर इज नो चेंज, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस, जिसकी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है। और लेकिन पैरेलल कंपोनेंट कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा, यानी ई परपेंडिकुलर अबव सॉरी ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो कितना होगा, हमारा आंसर 0 आएगा। दिस टू थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, आइदर यू हैव टू टैटू इट एट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, जहां आपको अच्छा लगता है वहां टैटू करा दो उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कुछ क्वेश्चन ढूंढने हैं, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आप फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और ऐसा मुझे लगा कि वो क्वेश्चन अच्छे हैं तो उनको मैं यहाँ पर जरूर आपको कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होने वाले हैं। ठीक है, मैंने खुद नहीं देखे हैं अभी, मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, हवा मार दे रहा हूँ, जो कि गलत बात है। एक बार मैं देखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि मतलब क्या है। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। आप ऐसे करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, कर दीजिए, अच्छा रहता है। गर्मी हो रही है यार, गर्मी में बना रहा हूँ ये आगे से पंखा लगा के, सब पसीना पसीना हो गया इधर है, बदबू भी आ रही है मुझसे, ऐसे कहना नीचे, वैसे आपको थोड़ा आ रही है, आप तो क्या मोबाइल में देख रहे हो, मुझे आ रही है। तो बदबू किससे आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है ना। इससे क्या होता है पता, गर्मी में दरवाजे बंद हैं, जो छत है वो गर्म हो रही है, तो ये सब मिक्स होकर एकदम ऐसा हो जाता है जैसे ओवन में डाल दिया हो किसी इंसान को, वैसा हो जाता है। ठीक है, बहुत गर्म हो रहा है कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा है मेरा, तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज, हो गए, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।